एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे। आज हम समझेंगे हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक है संज्ञा। तो इसको विस्तार से समझेंगे। अगर आप सी टेट और सुपर टेट या यूपी टेट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जहां पर हिंदी है, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम सही, चाहे वो पीसीएस का सही, चाहे टेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम सही, ये टॉपिक से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए हम समझते हैं, एक एक चीज को पूरी क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। देखिए संज्ञा, पहले हम थोड़ा इसके अंदर की बात समझते हैं, ये बना कैसे, उसके बाद हम संज्ञा पे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए रूप में विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? विकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके रूप में, लिंग में, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो विकारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। देखिए विकारी शब्दों के अंतर्गत चार प्रकार के शब्द टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक देख संज्ञा आता है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और विशेषण के अंतर्गत एक प्रविशेषण, छोटा सा टॉपिक इसी में आता है। तो ये सभी टॉपिक समझेंगे हम विकारी शब्द के अंतर्गत। और अंतर विशेषण नाम प्रसाद गुरु, यानी कामता प्रसाद गुरु ने दिया था, यानी इन्होंने एक अलग से विशेषण को अंतर विशेषण नाम दिया था। अब देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं? अपव्यय, ठीक है, ये भी चार प्रकार के होते हैं। वे शब्द जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत ये भी चार प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अपव्यय, समुच्चय बोधक, अपव्यय और विषय बोधक अपव्यय इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, संज्ञा के बारे में। देखिए संज्ञा में कौन सी संधि है? तो अगर क्वेश्चन आता है संज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, तो संज्ञा में व्यंजन संधि है, क्योंकि जब व्यंजन और व्यंजनों का मेल होता है तो बनने वाली संधि व्यंजन ही होती है। अब देखिए सम प्लस ज्ञा, इसको तोड़ेंगे तो सम प्लस और ज्ञा का मतलब होता है नाम। यहाँ पे ये दो शब्दों में टूटेगी, सम प्लस ज्ञा। तो ज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है, और सम का अर्थ होता है सम्यक। एक डबल लिख गया है, तो ये किस में टूटेगी? सम प्लस ज्ञा में टूटेगी। ज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी का भी नाम, और समय से समय को रूप से। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। आप निर्माण समझ गए, तो ये दो शब्द सम प्लस ज्ञा से इनका निर्माण होता है। इसका अर्थ होता है नाम। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। देखिए संज्ञा देखते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो संज्ञा आती है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए राम के व्यक्ति, दिल्ली स्थान, किताब वस्तु और मिठास भाव। हम इसको एक एक टॉपिक, ये टॉपिक आपने एक बार देख लिया ना, तो फिर दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं प्राचीन अवधारणा के आधार पर भेद। जैसे कि हमारी संज्ञा प्राचीन अवधारणा क्या थी, इसके आधार पर दो भेद थे। कौन कौन से? दृश्यता पर आधारित भेद। दृश्य संज्ञा क्या थी? वे संज्ञा शब्द जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जो भौतिक रूप से अस्तित्व में होते हैं वो हम किस्म के अंतर्गत आते हैं? दृश्य संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, जातवाचक लड़का, पदार्थवाचक सोना और समूहवाचक सेना। ये सारे शब्द हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे उदाहरण देख लिए, तो हम इन चीजों को देख सकते हैं। देखिए सोना को भी देख सकते हैं, सेना को भी देख सकते हैं, लड़का, राम, ये सबको हम देख सकते हैं। जो चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं वो दृश्य संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। एक होती है अदृश्य संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है? भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इन्हें हम देख नहीं सकते, ये केवल महसूस
कर सकते हैं या इनका अनुभव हम कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए अदृश्य संज्ञा के, जैसे ईमानदारी। ईमानदारी हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बचपन, ठीक है, प्रेम और क्रोध, ये सब हमारी किसके अदृश्य संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक प्राचीन अवधारणा के आधार पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं। गणना के आधार पर दो भेद होते हैं। गणना के आधार पर भी दो भेद होते हैं। यह वर्गीकरण वस्तुओं की गिनती करने की क्षमता पर आधारित है। कैसे गिनती? देखिए, गणनीय संज्ञा यानी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? जिस संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, घर, कलम, इनके हम क्या कर सकते हैं? इनको हम गिन सकते हैं। अगर हमने गिन लिया तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। एक होता अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन। जो संज्ञा शब्दों की गिनती संभव नहीं है, जिन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है, वो अगणनीय संज्ञा आएगी। जैसे कि हम दूध है, दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तौल सकते हैं, माप सकते हैं। पानी को तौल सकते हैं, माप सकते हैं। सोना को तौल सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक। और देखिए एक शब्द प्रेम, ठीक है, प्रेम भी अगणनीय होता है, इसको भी नहीं तोला जा सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक सजीवता या निर्जीवता के आधार पर दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन सी? वर्गीकरण वस्तुओं के जीवन या अस्तित्व पर आधारित है। देखिए प्राणीवाचक संज्ञा या सजीव संज्ञा, इन्हें एनिमेट नाउन बोलते हैं। ये संज्ञा शब्द हैं जो जीवित प्राणियों जैसे मनुष्य, पक्षी का बोध कराते हैं, उन्हें प्राणीवाचक या समूह संज्ञा कहते हैं। एक है उदाहरण देखिए प्राणीवाचक में, देखिए बालक, शेर, चिड़िया, अध्यापक, ये सब इसमें आ जाते हैं। एक अप्राणीवाचक या निर्जीव संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो उन वस्तुओं या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनमें जीवन नहीं है। अब देखिए प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक में कैसे समझ लेंगे, क्योंकि प्राणीवाचक जिसमें जान है, अप्राणीवाचक जिसमें निर्जीव है, जिसमें प्राण नहीं है। तो जिसमें प्राण नहीं है, मेज, पत्थर, मोबाइल, पुस्तक, पहाड़, ठीक है, प्राण नहीं है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? अप्राणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए रचना बनावट के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, इसे मूढ़ संज्ञा भी बोलते हैं, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, और जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा आती है। एक होती है भाववाचक संज्ञा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब छठा देखिए वर्गीकरण देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा, जिसमें उपभेद भी होते हैं, जैसे पदार्थवाचक, समूहवाचक भी आते हैं, और उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। तो भोलानाथ तिवारी, ये पूछ लेते क्वेश्चन सीधे आता है कि भोलानाथ तिवारी के अंतर्गत क्रिया के भेद तो कितने? चार। इस तरीके से संज्ञा के सामान्य भेद। अब हम देखिए सामान्य भेद पे चलते हैं। मुख्यतः तीन होते हैं, लेकिन सामान्यतः पांच होते हैं। तो सामान्यतः पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम विस्तार से एक एक से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक, देखिए एक विशेष, यहाँ पे एक आ जाए, वहां विशेष के बारे में बताए, वो व्यक्तिवाचक है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है, पार्टिकुलर होती है। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इनका मूल स्वरूप अपरिवर्तन रहता है। उदाहरण देखिए देशों के नाम, इसके अंतर्गत जितने भी नाम आते हैं, देखिए देशों के नाम भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल और पाकिस्तान। राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। जिलों के नाम आजमगढ़, देवरिया, बरेली, अलीगढ़, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा।
बोलियों की जितनी बोलियां आएंगी व्यक्तिगत वाचक में आएंगी। ब्रजवासी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी और मगही। और भाषा के नाम हिंदी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मराठी आदि। ये किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिगत अंदर आती है। लिपियों के नाम, जितनी भी लिपियां हैं व्यक्तिगत जातक संज्ञा के अंतर्गत आती है। देवनागरी, ठीक है, ब्रह्मी, खरोष्टी, रोमन, गुरमुखी, फारसी, शारदा, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। समुद्र और सागरों के नाम हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर आदि। नदियां जितनी भी है इसी के अंतर्गत आती हैं। गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, गोमती, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, कार्तिक, फागुन आदि सभी। चाहे अंग्रेजी के हो चाहे हिंदी के हो, महीने के नाम सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सभी इतवार वगैरह सब जितने भी हैं। व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, मोहनी, चौरी, जो भी हो, गांधी जी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जितने भी नाम है इसी के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा, मकर संक्रांति, ईद उल फितर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पर्वतों एवं श्रेणियों के नाम हिमालय, अरावती, नीलगिरी, विंध्याचल, सतपुड़ा, कंचनजंगा, एवरेस्ट आदि। ठीक है। धार्मिक पुस्तकों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। ठीक है। दिशाओं के नाम उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। ऐतिहासिक घटना जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जितने भी ग्रह, नक्षत्रों, खगोलीय पिंडों के नाम पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र और यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अखबारों के नाम जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, भारत टाइम्स और मतलब द हिंदू हो गए, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कवियों के नाम सूरदास, रसखान, सुंदरदास और दास, सभी इसी के अंतर्गत। कवियत्रियों के नाम महादेवी वर्मा, मीराबाई, मुन्नी भंडारी, ममता, कालिया आदि। रचनाओं के नाम कामयानी, साकेत, गोदान, महिला आंचल आदि, सभी किसके अंतर्गत है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। देखिए गांव के नाम रामपुर, तरसी, नगरिया, सभी इसी के अंतर्गत है। स्थानक जैसे गांधी पार्क, कटरगंज आदि। पर्वतों के नाम विंध्याचल, एंडीजा। सड़कों के नाम जैसे कालिदास मार्ग, शेरशाह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग। शहरों के नाम मुंबई, लखनऊ, कानपुर, बहुत सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखते हैं जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी विशेषता देखिए, जातिवाचक संज्ञा स्थायी होती है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इनका बहुवचन बनाया जा सकता है अपवाद छोड़ करके। इनका कुछ का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, कुछ का नहीं बनाया जा सकता। जैसे पिता है तो पिताएं थोड़ी नहीं कर देंगे, पिता ही रहेंगे, तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। शहर जैसे मुंबई, लखनऊ, बनारस, पर्वत, विंध्याचल, अरबती यार। अखबार जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, कवियत्री महादेवी वर्मा, मीराबाई आदि। ठीक है। मनुष्यों की जातियां सभी इसके अंतर्गत है। स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, बालक, बच्चा, किसके अंतर्गत? जातिगत। शरीरों के नाम नाक, कान, पैर, आंख, सब किसके अंतर्गत है? जातिवाचक। पदों, व्यवसायों के नाम जातिवाचक के। अध्यापक, पत्रकार, राष्ट्रपति, किसान, बुनकर आदि, सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक। वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम। कलम में देखो सभी कलमें आ जाएंगी, मेज में सभी प्रकार की मेज आ जाएंगी, चाहे कैसी भी हो। प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा, वर्षा, सुनामी आदि। फलों और वृक्षों के नाम फ्रूट्स एंड ट्री, आम, अमरूद, केला, पीपल और शीशम, ये सब किसी के अंतर्गत है? जातिवाचक। पशु जातियों के नाम एनिमल, बर्ड्स, मोर, तोता, मैना, हाथी, बैल, शेर आदि। ठीक है। संबंधवाचक, देखो माता पिता, नानी नाना, भाई बहन, पापा मम्मी, चाचा चाची, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक। स्थानों के नाम जैसे कचहरी, विद्यालय, महाविद्यालय आदि। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पदार्थवाचक, मटेरियल नाउन।
जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ या वस्तु का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाती है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों? इनकी मापतौल की जा सकती है लेकिन इनकी गणना नहीं की जा सकती है। हम इसको तौल सकते हैं लेकिन इसकी गणना नहीं कर सकते, इसलिए अगणनीय संज्ञा होती है। ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए अनाज में सभी प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, द्रव्य, दूध, दही, पानी, तेल आदि। धातु, खनिज, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, सोना, चांदी। अन्य ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धुआं, भाप, कोहरा और ओस सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, पदार्थवाचक के अंतर्गत। 14 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब व्यक्तियों का समूह, परिवार, सेना, भीड़, सभा, टोली, जत्था यानी भक्तों का समूह। ठीक है, जत्था भक्तों का समूह। प्राणियों का समूह, संघ, गुच्छा कहते हैं चाबियों का समूह। बाजार, गिरोह, झुंड, कक्षा और पुंज को तारों के समूह को पुंज कहा जाता है। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सभी समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब 5वां है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण, स्वभाव, दशा, व्यवहार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसमें 2 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे हम मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण की दशा, क्षमा, घृणा, लोभ, मोह, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, प्यास इत्यादि। यौगिक भाववाचक संज्ञा ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसका निर्माण किसी अन्य के सहयोग से हो उसे यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से निर्माण, जैसे मित्र से मित्रता बनेगी, शत्रु से शत्रुता, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, अपना से अपनापन, इंसान से इंसानियत और मानव से मानवता, स्त्री से स्त्रीत्व और पुरुष से पुरुषत्व, अपना से अपना या अपनापन, ये सारी चीजें बनेंगी। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं किसी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे निज सर्वनाम है, इससे क्या बने? निजता या निजत्व। हमें किसी निजता या अपनी विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। आप से आपा बनेगा, क्रोध में व्यक्ति अपना आपा नियंत्रण खो देता है। मेरा से मेरापन, इसके व्यवहार में एक अपनापन और मेरापन झलकता है। तेरा से तेरापन बनेगा, वह हर चीज में अपना तेरापन दिखाती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अब देखिए सजना एक क्रिया है। अब देखो भाववाचक बनेगी तो सजावट, विवाह में घर की सजावट बहुत सुंदर थी। जैसे मिलना एक क्रिया है तो इससे क्या बनेगा? मिलावट भाव। आज खाने पीने में की चीजों में बहुत मिलावट थी। लिखावट या लिखाई, आपकी लिखावट हस्तलेखन बहुत मोटी जैसी है। पढ़ाई, इससे अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। लड़ना, जैसे लड़ाई, दोनों बच्चों के बीच छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। इससे किससे बनते? क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे कायर से कायरता, कायर व्यक्ति हमेशा कायरता भरी बातें करता है। वीर, जैसे वीरता या वीरत्व। महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। खट्टा से बनी खटास, नींबू में बहुत खटास होती है। मीठा से बनी मिठास, आम के रस में बहुत मिठास है। मधुर से बना माधुर्य, इसकी आवाज में एक अजीब सा माधुर्य है। सुंदर से बनी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता मन को मोह लेती है। अब देखिए 14 अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते। जैसे निकट है, समीप है, बाहर है, भीतर है, सावास है। निकट से निकटता, समय बीतने के साथ दोनों में निकटता बढ़ गई। समीप, जैसे समीपता, गुरु के समीपता पास होने से मन को शांति मिलती है। बाहर से बाहरी बनेगी, बाहरी दुनिया को बहुत कठिन है, बाहरी दुनिया बहुत कठिन है। भीतर से भीतरी बनेगी, जिसकी भीतरी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। शाबाशी बनी, अच्छा काम करने पर उसे शिक्षक ने शाबाशी दी।
संज्ञा से संबंधित विशेष तथ्य। जातवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों या पहचान के लिए किया जाता है तो वह जातवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह कार्य करती है। होती है जातवाचक संज्ञा लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह कार्य करती है। पटेल जी ने रियासत का एकीकरण किया। यह पटेल से तात्पर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। आजाद जी, ये गलत हो गया है यहाँ पे। आजाद का जिन्हें अंग्रेजों और आजाद जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, यहाँ पे ये था। ठीक है, तो यहाँ आजाद से मतलब चंद्रशेखर आजाद से है। शास्त्री जी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे शास्त्री जी से मतलब लाल बहादुर शास्त्री से है। ठीक है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातवाचक संज्ञा में। जब हम किसी व्यक्ति की नाम का उपयोग करके विशिष्ट गुण और अवगुण को दर्शाने के लिए एक वर्ग या जाति के रूप में करते हैं, जैसे वह परीक्षा समाप्त होने की कुंभकर्ण बन बैठा। परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा। यहाँ पे अर्थ है कुंभकर्ण का प्रयोग अतिनिद्रा होने वाले लोगों की जाति यानी वर्ग से है। वर्तमान में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हरिश्चंद्र का प्रयोग सत्यवादी लोगों के वर्ग के लिए किया जाता है। हमें विभीषण से बचना चाहिए। यह विभीषण का प्रयोग भ्रातृद्रोही यानी भाई के साथ धोखा करने वाले लोगों से हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।